अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। सिर्फ वो उसमें 8 ही वीक है, 12 का वीक है, नंबर बेस्ड उसके ऊपर 11 डेज का 60% 68% प्रेडिक्टिविटी कल यही तो समझाया था कि नॉर्मली बस 11 दिन लगते हैं, अब उससे आगे भी हो सकते हैं। तो अगर हम 12 दिन ले रहे हैं तो फिर 11 उस 12 में शामिल है ना। ये सवाल का स्टाइल ही इस तरह का था कि नॉर्मली 11 लगते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, नॉर्मली 11 लगते हैं। नहीं लगेगा ना, जिन दफा तो कह रहा हूं कि सवाल का स्टाइल ही ये था कि नॉर्मली 11 दिन, उससे ऊपर भी हो सकते हैं। कल यही बात समझाई थी ना कि नॉर्मली इतने दिन लगते हैं, अब इससे ऊपर इतने हो सकते हैं, तो हम उसमें अरे भाई एक सवाल बहुत ही डिफरेंट तरह का सवाल था, इसको इस सवाल को सिर्फ इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि नॉर्मली इतने दिन ही लगते हैं बस, अब उसके अलावा मजीद इतने हो सकते हैं। तो 11 प्लस सवाल का स्टाइल जिस तरह से पूछा था ना, वो इसी तरह के सवाल का यही आंसर हो सकता था। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 4। आप तो कल आए नहीं थे हैं? कैसे नहीं यार, तो इसमें कमजोरी ताकत नहीं, तो फ्रॉड है सीधा सीधा। लेक्चर कैसे ले लिया? ये सवाल किया है, ये सवाल अच्छा है बहुत, और मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूं, और ये भी हो सकता है इसके डिस्कशन में इतना टाइम लग गया जो उसको खुद ना सॉल्व करता तो भी ना लगता, लेकिन अब डिस्कशन में ज्यादा लर्निंग होगी। अगर मैं इसको सवाल बोर्ड पे करता तो उसमें इतनी लर्निंग ना होती, तो इसलिए अगर आपने ट्राई किया है तो अच्छी बात। वो जिसके लॉगिन से देखा ना उससे पूछना। अच्छा पूरा बता दो जो आज बताना है, उसके बाद इसमें पहला और दूसरा पैराग्राफ तकरीबन वो कल वाले सवाल जैसा ही है। इसमें एक कस्टमर था जिसने हमें वादे किए 3500 यूनिट खरीदेगा, उसके बाद मर गया। तो अब हम अभी अफसोस कर रहे थे, तो एक और कस्टमर आया है, और इस एक और कस्टमर ने भी 3500 यूनिट्स ही मांगे हैं डी जिंक के। पहले पैराग्राफ में कहानी लिखी हुई है कि जिंक एक प्रोडक्ट था, वो बेचना था 3500 यूनिट्स, और प्राइस उसकी 4000 तय हो गई थी। लेकिन अब दूसरे पैराग्राफ में कहा कि वो जिस कस्टमर के साथ ये तय हुआ था वो कस्टमर तो गया। तीसरा पैराग्राफ, एक और कस्टमर ने अप्रोच किया है और वो 3500 यूनिट्स मांग रहा है डी जिंक के, जो थोड़ा सा डिफरेंट है जिंक से।
प्राइस नया कस्टमर अभी खुद नहीं बता रहा, वो हमसे पूछ रहा है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच बताएं कम से कम कितने पैसे चार्ज करने हैं, कम से कम कितने, कम से कम जितनी कॉस्ट है उससे कम नहीं। तो हमें इसमें रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है। जॉब क्या है जिसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं, 3500 यूनिट्स डीजिंग के बनाना। अगर हमें कोई काम करने के लिए जैसे मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और एक से ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल हैं तो सस्ते वाले, ठीक, मशीनरी चाहिए, और इसमें ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ इग्नोर कर दी होगी बहुत सारे लोगों ने। तीसरा पैराग्राफ, तीसरी लाइन, द प्रोडक्शन ऑफ डीजिंग विल टेक 3 मंथ्स। तो ये सारा काम जो होने लगा ये 3 महीने पे बेस है। आलोक इसका इम्पैक्ट सिर्फ मशीनरी वाले पॉइंट पे है। 2 तरह के ऑप्शन हैं मशीन की। लीज, जिन्होंने FR2 नहीं पढ़ा हुआ, लीज का मतलब है किराया। एक मशीनरी चाहिए जिसके लिए फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए ना पीछे जो आईकैप का सोल्यूशन है वो उसी मेन सोल्यूशन में ही ऑप्शंस कंपेयर किए हैं। मैं अगर उसको सॉल्व करता तो मैं वो वर्किंग्स में करता। जब सारा एक ही रश बच जाएगा ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। जैसे स्पेशलाइज्ड मशीन का जो रेंट है, वर्किंग वन में हम इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते, जो लोअर आंसर होता वो फिर यहां लिख लेते। तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं बेहतर है। एक ऑप्शन है कि मशीन किराए पे मिल रही है 2.5 लाख पर मंथ, इतना आ जाएगा किराया, और रनिंग फाइनेंस ओवरड्राफ्ट को कहते हैं, रनिंग फाइनेंस ओवरड्राफ्ट को कहते हैं। तो 5 मिलियन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम एक सिक्योरिटी रखवाएंगे और जब किराए पे मशीन वापस कर देंगे तो वो वापस मिल जाएंगे। तो 5 मिलियन ऐसा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन चूंकि रनिंग फाइनेंस से पैसे निकाल के रखवाएंगे तो 3 महीने तक इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, वो रेलेवेंट। मैंने कब कहा था, मैंने कब कहा था इंटरेस्ट? जब हम ये पढ़ रहे थे, आपने जब स्टार्ट कराया था, जनरल बात कर रहा था। मैंने इंटरेस्ट कहा था रेलेवेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट की बात क्यों की थी मैंने? R1 में कौन सा रेलेवेंट की? 20 है जी। तो इंटरेस्ट तो मैंने नहीं कहा रेलेवेंट, यकीनन आपने गलत सुना, मैंने नहीं कहा। अच्छा, इसमें एक 15,000 वाला पॉइंट है, उसको इसमें सेविंग ना दिखा दो। हाँ, तो हमारा खर्चा तो नहीं होगा ना, वो तो हमारा नहीं होगा ना, तो सेविंग कर लें। अच्छा, ये जिनके ध्यान में हो सकता है आया हो, इसलिए इसमें कोई मुदाका भी नहीं है। ये जो 15,000 रुपए है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि लेसर को कहते हैं जिससे ये मशीन किराए पे लेनी है। तो लेसर ये मेंटेनेंस खुद बर्दाश्त करेगा। तो ऑप्शन 1 अगर हम लीज रेंट पे लेते हैं मशीन, तो 15,000 का खर्चा जो हमें पड़ना था वो लेसर बर्दाश्त करेगा। तो सेविंग नहीं है, नहीं, लेकिन अगर वो ना करता तो फिर हमें करना पड़ता है। अच्छा, तो इसका कुछ ना करें इसका। जब ऐसे विचार होती जब हमने अगर वो ना करनी पड़ती है, जैसे हमने करनी थी लेकिन हमारे से नहीं होगा। हाँ, तो अगर वो ना करता तो हमें ही करना पड़ता ना। दोबारा बोले। अगर नहीं, मशीन तो हमें डीजिंग बनाने के लिए चाहिए, कस्टमर को तो इस मशीन का कोई काम नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हम जिससे मशीन किराए पे लेंगे वो इसकी खुद ही मेंटेनेंस करेगा, वो ना करता तो हमें करनी पड़ती ना। फिर हम मशीन बाय कर रहे होते ना, फिर लीज पे ना ले। नहीं, किराए पे ली हुई चीज भी खुद ही कर सकते हैं मेंटेनेंस। हाँ, तो अब नहीं हो रहा तो सेविंग आ गई। अच्छा, ये बात इसलिए बता रहा हूँ, चुगल नहीं लगा रहा, ये स्टूडेंट के माइंड में आ जाता है, ये कोई बहुत इम्पॉसिबल पॉइंट नहीं है कि इस ऑप्शन में ये खर्चा चूंकि हम नहीं कर रहे, वो मालिक नहीं, जो इस मशीन का मालिक है वो कर रहा होगा, तो शायद हमारी सेविंग है। इस तरह से नहीं सेविंग्स होती। इस तरह तो फिर हम लोग खुद ही सोचें
कि अच्छा क्यों ना हम एक और घर किराए पे ले लें, चलो रहने दो, सेविंग हो गई। चलो वर्कर्स की पार्टी कराते हैं, नहीं नहीं रहने दो, सेविंग हो गई। बिरयानी खिलाते हैं, नहीं नहीं रहने दो, सेविंग हो गई। सेविंग रेलेवेंट में सेविंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये जब हम इस वक्त प्रपोजल इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये ना होता तो ये खर्चा होने जा रहा था। अगर ये जो अभी हम डी जिंक को इवैल्यूएट कर रहे हैं, सेविंग वो चीज होती है जो अगर ये वाला प्रपोजल ना होता तो एक खर्चा पड़ने वाला था, इसकी वजह से वो बच जाएगा, तो वो सेविंग है। तो अगर हम ये डी जिंक का काम ही ना करते तो क्या ये मेंटेनेंस हमें पड़ने वाली थी? नहीं। तो इसलिए ये कोई सेविंग नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि हम एक मशीन किराए पे ला रहे हैं, ऑप्शन में ये खर्चे होंगे, ऑप्शन 2 में ये खर्चे होंगे, तो जो सस्ती है बस ठीक है, उसको कंसिडर कर लेंगे। सेविंग हम तब लेंगे लेते अगर इस जॉब से पहले, यानी ये जॉब ना हो और एक खर्चा होना था, इस जॉब की वजह से वो सेव हो जाएगा, वो है जो सेविंग है। तो ये 15,000 ऐसा खर्चा तो नहीं है, तो इसलिए इस 15,000 का कुछ भी नहीं करना। नहीं, इस जॉब की वजह से होना तो इसी की वजह से नहीं होगा, ये कैसे? ये जॉब होती ना सिरे से और एक खर्चा होना था, अब इस जॉब की वजह से बच जाएगा, वो रेलेवेंट है। अगर डी जिंक का चक्कर ही ना होता सारा, तो क्या है कोई मेंटेनेंस होती? नहीं, मशीन ही ना होती तो मेंटेनेंस कहां से होती? वो खर्चा जिसको हम सेविंग लेते हैं, ये वो खर्चा होता है कि जिस जॉब को हम एवेल्युएट कर रहे हैं, अगर ये सिरे से होती ही ना, फिर हमें वो खर्चा पड़ता होता, और अब इस जॉब की वजह से सेव होता, वो सेविंग होगी। तो अगर डीजिंग वाली सारी कहानी ना होती तो क्या कोई मेंटेनेंस होती? वरना नहीं होती। हाँ, अगर इसमें लिखा होता कि ये मशीन वाला कह रहा है मेंटेनेंस भी आपने करनी है, जैसे दूसरी ऑप्शन में है, फिर लेते। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मशीन मिलेगी कम से कम 6 महीने के किराए के लिए, तो हमें तो 6 महीने ही का किराया देना पड़ेगा इंटू 6, और मेंटेनेंस भी अब खुद करनी पड़ेगी। कितनी? 20,000। ये इंटू 6 क्यों ना हो, लेकिन किराए पे तो 6 महीने, क्योंकि हमने बेशक मशीन किराए पे लेनी है, बस इस्तेमाल ही 3 महीने करनी है, तो बस इस्तेमाल ही 3 महीने करनी है, तो मेंटेनेंस भी 3 महीने करनी है। तो ये 3 है, ये 6, और इनमें से जो सस्ती ऑप्शन होगी वो फिर यहाँ है। मशीन जी, हाँ जी, मशीन डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, मटेरियल भी चूंकि 3 तरह के हैं और तीनों की अपनी अपनी स्टोरी है, AA2, तो इसको भी हम कुछ इसी तरह से अलग-अलग लिखते हैं और इसकी वर्किंग फिर अलग अलग करते हैं। ये इसकी एक मुनासिब प्रेजेंटेशन होती। AA2 बता रहा हूं, एक डी जिंक के लिए कितने चाहिए? तो टोटल 52। ये मैं AA2 बता रहा हूं। AA2 हम एक सप्लायर को पहले ही ऑर्डर कर चुके थे 50,000 यूनिट्स। ये जो पहले ही ऑर्डर कर चुके थे ये 50,000, और कल वाले सवाल में जो 60 मिलियन था सेम है। लेकिन ऑर्डर तो कर चुके। अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर अभी आप में से कुछ सुबह वाले सेक्शन का बैठा जो बस आज ही आया होगा, सुबह में ही आना होगा? नहीं। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ बतानी है। नहीं, छुट्टी नहीं है, पॉइंट वहाँ यहाँ बताया था, वहाँ नहीं बताया था। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जो कल वाला क्वेश्चन था उसमें 60
60 मिलियन रुपए का मटेरियल खरीद चुके हुए थे और इस सवाल में 50,000 यूनिट्स ऑलरेडी खरीदने का वादा कर चुके हुए हैं। तो ये दोनों सेम है? नहीं, सेम इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो फिजिकली हमारे पास पहुंच चुका हुआ था, ये अभी फिजिकली नहीं पहुंचा हुआ। इसमें एक डाउट स्टूडेंट को ये बनता है कि कह तो हम चुके ही थे, ये खर्चा तो पड़ ही जाना था, लेकिन इसको ऐसे सोचते हैं कि अगर ये डीजिंग वाली जॉब ना होती तो हम क्या करने वाले थे? हम यकीनन इसको कैंसिल करने वाले थे, शायद भी नहीं, कंफर्म कैंसिल करने वाले थे। क्यों? क्योंकि सारे मंगवा लें, सारे पैसे दें, फायदा क्या? 20% पेनल्टी दें और बात खत्म करें। तो हम यकीनन पेनल्टी देके इसको कैंसिल करने वाले थे। तो अब अगर हम ये जॉब करते हैं तो वो पेनल्टी बच जाएगी, वो होगी सेविंग। अगर ये जॉब ना होती तो पेनल्टी पड़ने वाली थी, अब वो पेनल्टी सेव हो जाएगी। 50,000 इंटू 20%, ये है जो अब रेलेवेंट एक इनकम होगी। क्या हुआ? क्या नहीं है? एबनॉर्मल सी कॉस्ट। हाँ हाँ, तो इसलिए तो मैं इसको रेलेवेंट ले रहा हूं, इसलिए मैं इसको रेलेवेंट ले रहा हूं। हम लोग इस जॉब के लिए AA2 की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है वो कर रहे हैं कैलकुलेट। तो इस पेनल्टी की सेविंग होना नहीं है रेलेवेंट इनकम, ये खर्चा होने वाला था, इस जॉब की वजह से बच जाएगा। अगर ये जॉब ना होती तो जो जो खर्चा होना ही था वो इसकी वजह से सेव हो रहा है, वो है रेलेवेंट इनकम। हाँ? हम क्यों रखते हैं यूनिट्स भाई, क्यों रखते? वो यूनिट्स आ चुके हुए थे, ये तो यूनिट्स नहीं आए ना अभी, हम क्यों आने दें यूनिट्स को? क्यों इतना सारा पैसा दें जब है ही नहीं काम का? कल वाले सवाल में, अच्छा कल वाले सवाल में 60 मिलियन का सामान आ चुका हुआ था, अब वो मौजूद था, फिर देखना था क्या करें। यहां पर अभी सामान नहीं पहुंचा, तो अगर ये हम डी जिंग ना बनाए तो हम यकीनन कैंसिल करने वाले थे, क्योंकि अकलमंदी नहीं है ना सामान मंगवा ले। जब 20% देके कैंसिल कर सकते हैं तो यकीनन करते। तो ये पेनल्टी है जो सेव हो जाएगी, तो ये सेविंग होने वाली है। अब हम जब ये सामान मंगवा लेंगे तो उसकी कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी। वो तो वैसे भी मंगवाना था, नहीं ऐसे नहीं मंगवाना था, हम कैंसिल करने वाले थे। अब डीजिंग होगा तो मंगवाएंगे, तो हाँ अब उसकी कॉस्ट होगी रेलेवेंट। तो वो जो 50,000 हैं उनको हम आने देंगे, और जो काम नहीं बना तो मजीद जो 2,500 हैं ये अब खरीदेंगे। ये AA2 की रेलेवेंट कॉस्ट होगी। AA2 नहीं, उसका तो 75 पे ऑर्डर किया हुआ है ना, हमने उसको 50,000 का ऑर्डर किया हुआ था ना। अब दोबारा थोड़ी 50,000 पे 75 रुपए पे देगा वो। हाँ तो कॉस्ट ही निकाल रहे हैं ना। देखिए हम लोग मटेरियल AA2 की इस जॉब के लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो निकाल रहे हैं। अगर ये जॉब ना होती तो हम इस ऑर्डर को कैंसिल करने वाले थे और एक पेनल्टी पड़ने वाली थी, वो अब सेव हो जाएगी, वो सेविंग आ गई। अब हम मटेरियल मंगवाएंगे, 52,500 चाहिए, तो 50 का जिसको ऑर्डर दिया था उसी से ही कहेंगे भेज दो। तो उसने कितने पैसे तय किए हुए थे हमसे? तो वो 75 है। अब जो मजीद 2,500 खरीदने होंगे वो थोड़ी 75 पे देगा, क्योंकि अब तो नया रेट ही 80 चल रहा है, तो इसलिए वो 80 पे ही आएंगे। क्या नहीं, मुझे बात नहीं समझ आई। नहीं 75 का मंगवाएं, क्यों कर दे, हमने काम करना है। एनआरवी तब होती है जब कोई चीज हमारे पास फिजिकली पड़ी हुई हो, ये तो आप मंगवा रहे हैं। एनआरवी उन चीजों के लिए है जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो ये तो नहीं कुछ भी पड़ा ना, तो नया मंगवा रहे हैं, तो बस जितने का मंगवाएंगे वो खर्चा है जी। नहीं हमने मंगवाया ही नहीं तो खराब क्यों होना था? हमने मंगवाया ही नहीं ना, अभी मंगवाया नहीं है। मंगवा लिया होता तो फिर अंग्रेजी और लिखी होती। अब मंगवा लेंगे, ऑर्डर किया हुआ है, हम कैंसिल करने वाले थे, अब नहीं करेंगे कैंसिल और मंगवा लेंगे। तो कैंसिल करने वाले थे, पेनल्टी पड़ने वाली थी, वो बच जाएगी, और अब क्योंकि मंगवा लेंगे तो जो खर्चा करना था वो पड़ेगा जी। नहीं एग्री करके छोड़ नहीं दिया ना। आप जब चीजें मंगवाएंगे
तो कितने की बेचेगा हमें वो? 75 की बेचेगा ना। पास्ट तो वो है जो खर्चा पास्ट में हो चुका है। डबल 82 यस सर। A78 A78 में चाहिए कितने? 10, 3500, 35,000। A78 पहले से पड़ा हुआ स्टॉक में नहीं, तो इसको हासिल करने के दो तरीके हैं, या तो खरीद लें या खुद बना लें। अगर खरीदते हैं 35,000 इंटू 110। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, मुझे शुरू में तो वही शक पड़ा था, हो सकता है आप में से किसी को पढ़ा हो, तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। मुझे इसको पहली दफा पढ़ के ये शक लगा था कि हम ये चीज खरीदते हैं 110 में और बनाते हैं 80 में, बनाते हैं 80 में। ये शक इसलिए भी पड़ सकता है कि लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80, आल्सो प्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 80, यानी हम 80 पे 80 रुपए का बना सकते हैं। नहीं समझ आई। A78 में लिखा हुआ है हाउएवर इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹80 पर यूनिट, फुल स्टॉप। क्या मतलब है इस बात का? कि हम 80 का खुद बना सकते हैं, तो 80 का खुद बनाएं कि 110 का बाहर से खरीदें? 80 का खुद बनाएं। जो सेंटेंस ये लिखा है ना, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये भी इसका मतलब निकल सकता है। अगर आपको नहीं लग रहा तो ना सही, ठीक है, मैं तो ये बता रहा हूं, ये भी इसका मतलब बनता है कि हाउएवर इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹80 पर यूनिट। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये बनता है कि हम ये खुद बना सकते हैं एक 80 रुपए का। या तो कोई ऐसी बात होती ना कि इट्स प्रोडक्शन वुड रिक्वायर अ मटेरियल एट 80 रुपए पर किलो, फिर ये 20% लॉस का हम जरूर कुछ करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इट कैन बी प्रोड्यूस इंटरनली एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 80 पर यूनिट, तो इसमें 110 वर्सेस 80 सिंपल हो सकता है। वो नहीं किया? नहीं आपने? अच्छा, वो लेकिन वो गलत है, वो गलत है। हाँ, तो वो क्यों किया था? नहीं ना, वही किया, वही नहीं ना किया। देखें, जब हम, चले ठीक है, किसी को नहीं लगा तो मैं तो बहस भी नहीं करता, बस ठीक है, जो लिखा हुआ मैं वो बताता हूं। हम जो 35,000 A78 चाहते हैं, 20% लॉस होगा, तो हमें इतने चाहिए। कितने बनाने शुरू करने पड़ेंगे? 43 ये इन करने पड़ेंगे, यानी इन पे काम करना शुरू करना पड़ेगा, वो फिर 80 रुपए का होगा। ये किया हुआ है, ठीक है, ऐसे कर लो। जी जी सर, अगर सोचा जाए तो अगर हम ये 80 रुपए का बनाते हैं तो उसका फिक्स कॉस्ट आएगा क्यों? तो फिक्स कॉस्ट तो पहले भी आती है ना। अगर हम 80 रुपए वेरिएबल है ना। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जब ये बनाएंगे तो 25 रुपए भी खर्च होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा, तो फिर फिक्स किस बात का है? अगर यूनिट्स बनाएंगे तो खर्चा होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा, तो फिर फिक्स किस बात का है? हाँ, तो फिर रेलेवेंट नहीं है ना। इस बिजनेस पूरे को, इस प्रपोजल की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है वो रेलेवेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड्स इस बिजनेस को पहले भी पड़ते हैं, वो ये डीजिंग करेगा नहीं करेगा उस बिजनेस को, फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवरऑल तो नहीं पड़ते हैं, इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट नहीं होते। ये 25 रुपए OAR है, फिक्स्ड OAR, फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी एब्जॉर्ब्ड एट 25 रुपए, तो ये एक OAR दिया हुआ है। तो जो बिजनेस को ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ते हैं वो अब भी वैसे ही पड़ेंगे। हाँ, अगर कुछ ऐसा होता कि A78 अगर हम बनाएं, क्योंकि लिखा है इट कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, तो अब अगर बनाएं और लिखा होता कि इसको बनाने में एडिशनली हमें 5 लाख फिक्स्ड ओवरहेड्स पड़ेंगे, तो वो 5 लाख रेलेवेंट लेते। A78 जी, मैंने वो 80 रुपए कॉस्ट लिया, उसको मल्टीप्लाई किया 35,000 से, तो उसको भी मैंने कंसीडर किया कि 80% क्यों किया है कंसीडर? आंसर मेरा बिल्कुल सही है, यही हाल है। नहीं, तो आपने इसको क्यों 80 से इसको क्रॉस किया? वैसे लग रहा है वो 20% लॉस आया, लेकिन वो लास्ट में वो बन रहा है, वो तो आउटपुट में बन रहा है ना, वो तो बन रहा है। मैं जो पहला सेंटेंस बोल रहा था ना, क्योंकि वो ऑनलाइन में से हो सकता है किसी ने ऐसे सोचा हो, इससे बात सुनने पूरी।
मैं सिर्फ एक एंगल बता रहा हूं, अगर आपको ये एंगल नहीं लगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में जितने सारे लोग हैं उनको हो सकता है लगाओ। ये जिस तरीके से लिखा हुआ है ना कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 80 रुपए पर यूनिट पे, प्रोसेस कॉस्टिंग जो पड़ी थी, प्रोसेस कॉस्टिंग पड़ी थी, उसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ईपी आता है, फिर पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। जो पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है प्रोडक्ट की, हम कहते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से 500 रुपए पर यूनिट पड़ा है, तो उसमें नॉर्मल लॉस ऑलरेडी कवर नहीं हो गया होता? वो हो गया होता है ना। प्रोसेस कॉस्टिंग में जब कॉस्ट पर यूनिट निकाली होती है प्रोडक्ट की, उसी को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें नॉर्मल लॉस कवर हो गया होता है, क्योंकि खर्चे पूरे लिखे होते हैं, जबकि ईपी के अंदर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं आ रहे होते, तो उसमें हो गया होता है। तो इसलिए ये जिस तरीके से बात लिखी हुई है कि ये हम खुद बना सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 80 रुपए पर यूनिट, तो इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि जब ये बना चुके होंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ये होगी, तो उसमें ऑलरेडी कवर्ड है फिर 20%। तो इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता था। अच्छा हाँ, इस एंगल से भी देखा जा सकता था। स्टूडेंट्स को एक परेशानी ये होती है कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, तो हम अगर ऐसे करते थे तो आईकैप का सोल्यूशन चल ही ना करता। ये जो कॉस्ट के खास तौर पे, अकाउंटिंग में तो कम ही ऐसा होता है, कॉस्ट में खास तौर पे जो सवाल बनाए गए होते हैं, उनमें सवाल लिखने वाले ने जिस नियत से वो जुमला लिखा होता है वो वही सोच के लिख रहा होता है, लेकिन उस सेंटेंस का एक और मतलब ही निकलता होता है जो उसको लिखते हुए अंदाजा नहीं हुआ होता। तो ये जो आप लोगों को आईकैप सोल्यूशन वेबसाइट पे नजर आता है, ये जस्ट एक सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन है। उस वर्डिंग के जो भी और मतलब निकल के सोल्यूशन हो सकते थे, अगर वो सारे ही सोल्यूशन अपलोड कर देंगे तो ज्यादा मैस मचेगा। लेकिन अंदर की बात यह है, और इतनी भी अंदर की नहीं, ऑफिशियल है, कि जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते थे, अगर स्टूडेंट के सोल्यूशन में दम है तो उसके बिल्कुल मिलते हैं नंबर। तो इसलिए आपको जो भी सवाल पढ़ के थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी लग रही हो, जो आप उसका मतलब लेना चाह रहे हैं, वो नोट लिखा करें। आपने सवाल पढ़ा, आपको एक जुमला थोड़ा सा अजीब सा लगा, आप उसके बारे में कुछ देखें, कुछ होंगे जो कई बल्कि काफी होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी बातें होती हैं। तो जो भी आप लोगों को सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, डिफिकल्ट इन वे कि वो लग रहा है कि एम्बिगुअस है, इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप जो मतलब ले रहे हो आप वो लिखें कि इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं और इसलिए मैं इस बेस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। या तो आप वो गलत कर रहे होंगे या सही कर रहे होंगे, तो सही कर रहे होंगे तो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर मार्क करने वाले टीए नहीं होते हैं। अभी तो टीए आप ही की तरह के लोग हैं ना, आप ही में से अभी तो पेपर देगा, अगले दफा टीए बन जाएगा, तो वो आप ही की तरह का ही होगा, लेकिन पेपर असल में टेस्ट मार्क करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो इसलिए अल्टरनेटिव्स बिल्कुल ठीक माने जाते हैं। तो इस 80 रुपए को अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट समझा जाए तो नॉर्मल लॉस एडजस्ट इसमें हो चुका हुआ है, तो ये भी एक मुनासिब सोल्यूशन लग रहा है मुझे। लेकिन वैसे ऑफिशियली असल में ये हुआ है। A78 पे और कोई एतराज? C11 के कितने यूनिट्स इंटू 3500, इतने यूनिट C11 के चाहिए। C11 में कोई एतराज परेशानी है किसी को? नहीं है C11 में किसी को मसला नहीं, बस फिर किया नहीं सवाल आप। मैं आपको उसी की बता दें आगे सवाल 5000, हाँ ठीक है। नहीं, वो जो पहले पढ़े उनकी क्या रेलिवेंट है? हाँ अच्छा, चलें, जिनको मसला नहीं भी आया ना, मैं इसमें पहले आपको एक बात बता के पहले गुमराह करता हूं। पहले कंफ्यूज करता हूं, फिर उसका जवाब बताता हूं। हो सकता है कि कंफ्यूज हो गए तो आप कंफ्यूज ही रह जाएं, बाहर वापस ना निकल सकें। लेकिन कंफ्यूजन बतानी इसलिए जरूरी है कि एक तो ऑनलाइन वालों में से मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी ने जरूर इस तरह सोचा होगा जो मैं बताने लगा हूं, क्योंकि स्प्रिंग 20 में 4 दफा तो पढ़ा चुका हूं। ऑटम 20 अटेम्प्ट में पढ़ाया होगा, स्प्रिंग 21 में पढ़ाया होगा, ऑटम 21 में पढ़ाया होगा, और ऑटम स्प्रिंग 22 में दूसरे सेशन में तो पढ़ा चुका हूं। तो ये सवाल जो मैं बताने लगा हूं ये हो जाता है, यानी स्टूडेंट ये जरूर सोच लेता है। तो अगर आप में से किसी ने नहीं सोचा कोई बात नहीं, लेकिन शायद रिवीजन करते हुए क्लिक कर जाता है। तो एक पॉइंट मैं कंफ्यूजन वाला बताने लगा हूं, है नहीं, मैं इसमें कंफ्यूजिंग बात बताने लगा हूं। अगर आप पहले ही बड़ी मुश्किल से मर मर के यहां तक पहुंचे और आपको लगता है कि नहीं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप बेशक कान बंद कर लेना, लेकिन अगर नहीं तो कंफ्यूजन भी सुन लें और उसका जवाब भी सुन लें। D50 हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, इस 5000 यूनिट्स। इन 5000 यूनिट्स का एक हल ये हो सकता है कि इसको वापस कर दें या बेच दें। कितने का? 3 रुपए का।
और एक हल ये हो सकता है कि इसको कन्वर्ट करवा लें। अच्छा, D50 हमारे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। एक हल ये हो सकता है कि इसको कन्वर्ट करके C11 बना लें। उससे फायदा क्या होगा? C11 खरीदना बच जाएगा। तो C11 कितने का मिलता है? लेकिन C11 बनाने के लिए फिर दोबारा सुने, D50 हमारे पास स्टॉक में 5000 यूनिट्स पड़े हुए हैं। इन D50 पड़े हुए का एक हल ये है। अच्छा, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, हो सकता है ये भी किसी ने सोचा हो, ये कभी कभार सोचता है कोई कि D50 हम और क्यों ना खरीद लें, कि जो 5000 पड़े हुए हैं और खरीद लें। तो अभी आप ये समझें कि नहीं, और नहीं खरीद सकते, और नहीं खरीद सकते। प्राइस भी नहीं बताई हुई ना, वो तो 5 का खरीदा था, अब पता नहीं कितने का है, तो इसलिए और नहीं खरीद सकते। जो पड़ा हुआ D50 है, या तो इसको बेच दें 3 रुपए का, या फिर उसको C11 में कन्वर्ट कर लें। C11 में कन्वर्ट कर लें तो 15 रुपए बचेंगे, 20 रुपए बचेंगे और 5 खर्च होंगे, यानी 20 बचेंगे, 15 खर्च होंगे, तो 5 बच जाएगा। तो इस पड़े हुए D50 की रेलिवेंट कॉस्ट 5 लें। वो तो 15 मैंने कर लिया ना, कंसीडर। दोबारा जो पड़ा हुआ D50 है, अगर हम उसको इस जॉब पे यूज कर लें तो उसके साथ और क्या मामला हो सकता था? 2 हल नजर आ रहे हैं इसके। या तो बेच दें 3 रुपए का, या फिर उसको कन्वर्ट कर लें। अगर कन्वर्ट कर लें तो कन्वर्ट करने से क्या फायदा होता है? जिसमें कन्वर्ट होता है वो खरीदना बच जाता है। तो चूंकि ये C11 में कन्वर्ट होना था तो वो खरीदना बच जाना था। कितने का खरीदते हैं? 20 का। लेकिन C11 बनाने में इसको 15 रुपए खर्च करने पड़ जाने थे, तो नेट 5 बचने थे। तो पहले भी पहले भी इस तरह के सवाल किए जिसमें हम पड़े हुए, इनफैक्ट कल भी किया कि पड़ा हुआ मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट लेते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो हल था उसमें से हायर है। कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल नहीं होता, तब होता है जब कोई और जॉब वाली ऑप्शन भी होती है। तो मेरा सवाल समझे हैं कि नहीं, कि D50 पड़ा हुआ है, हमने इस जॉब पे यूज करना है। तो कल वाले सवाल में भी ऐसे ही था कि अगर पड़ा हुआ मटेरियल हमने यूज करना हो तो देखना पड़ता है कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के क्या क्या हल थे, उनमें से हाईएस्ट। तो D50 के क्या क्या हल थे? या बेच सकते थे या कन्वर्ट कर सकते थे। कन्वर्ट करते तो इतना बचता, बेचते तो इतना होता। तो D50 की रेलेवेंट कॉस्ट फिर 5 ना हुई। हो गए 20 कहां से आया? D50 को कन्वर्ट किसमें करना था? क्या हुआ? सर इसमें हमने तो 2 ऑप्शन तो मेल करेंगे, एक तो ओवर इसमें C11 और D50 को अपन कंपेयर करके तो लोअर आएगी उसको। अच्छा, अभी मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल पहुंच गया या नहीं? अभी जवाब नहीं मांग रहा। क्या किसकी प्राइस नहीं पता? हाँ, तो प्राइस मैंने कहा ली है, तो वो किस लिए चाहिए? पहले खरीदा हुआ पड़ा हुआ हो, रेगुलर मटेरियल ना हो, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लेते हैं? हायर ऑफ जो हल थे। तो इस पड़े हुए D50 के 2 हल हैं, या तो बेच दें 3 रुपए का, या फिर C11 में कन्वर्ट करा लें। तो अगर C11 में कन्वर्ट कराएंगे तो C11 इतने का खरीदना बचेगा, लेकिन कन्वर्जन पे इतना खर्चा होगा, तो नेट इतनी बचत होनी थी। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो 5 हुई, 15 किधर? कल सवाल किया था, उसमें जो 10 मिलियन वाला मटेरियल था उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकाली थी? हमने उसकी NRV ली थी और कन्वर्जन अल्टरनेटिव लिया था, और उन दोनों में से जो हायर था उसको फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी रेलेवेंट कॉस्ट लिया था, क्योंकि वो पड़ा हुआ मटेरियल था और हमारे काम का नहीं था। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली थी दोनों ऑप्शंस में से जो हायर थी। अब यही बात मैं यहां कर रहा हूं कि हमारे पास D50 पड़ा हुआ है, D50 रेगुलर यूज नहीं है, D50 के ये 2 हल थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इन दोनों में से हायर वाली होती है ना। कन्वर्जन अल्टरनेटिव जैसे निकालते हैं मैंने वैसे ही निकाला है। इसमें से ऑप्शन को कंपेयर करें। मेरा पहला सवाल ये है कि ये सवाल पहुंच गया है? पहुंच गया सवाल।
सर इसमें वो भी कॉस्ट दिस मटेरियल कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल वाली बात ये नहीं थी, वो तब होती थी जब इससे कोई और प्रोडक्ट बनाया करते थे, उस प्रोडक्ट को बेचते थे, उस पर कंट्रीब्यूशन आता था, उस कंट्रीब्यूशन में कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल ऐड वाला काम। मैंने 3 चीजें बताई हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, 3 में से हायर लेते हैं, ये उनमें से 2 हैं। एक एनआरवी होती है, एक कन्वर्जन अल्टरनेटिव होता है, और एक कोई और अदर जॉब होती है जिसमें कमाना होता है। उस अदर जॉब में ये कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल होता है, वो नहीं है इसमें। सर लेकिन इसका 20 तो लेने पे इधर भी 5000 का जो सी उधर भी तो 5,000 एनआरबी पे देते हैं, फिर इसको तो 5000 पूरे नहीं पड़ेगा, वो इसमें भी डालने पड़ेगा। 5000 पूरे खरीदने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे ना, तो इधर खरीदने नहीं पड़ेगा। अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो खरीदने पड़ने को 20 हम इसमें डालते हैं जी। तो सर फिर एनआरबी ले हमारे पास एक और ऑप्शन है ना, या तो हम इसको यूज कर लें सेल या इसको बेच लें। तो सर अगर हम बेचेंगे तो जो हमारे पास नहीं तो पड़े हुए 5000 के 2 ही हल है ना, तो अगर हम इस पड़े 5000 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन दोनों हलों में से जो हायर होता है उसी को हम रेलिवेंट लेते हैं। अगर ये आप इनको छोड़ दें, हम मजीद दे दें, तो सर अगर 20 का डाल दें, सर आप उसको भी डालेंगे कॉस्ट, अगर 20 ना डालें। नहीं, ये आप जवाब जो दे रहे हैं कॉन्सेप्चुअली गलत आप चलते रहे। 20 आपने इसमें डाला है, अगर हम ये ना बना रहे तो 20 अगर बना रहे हैं तो ये 20 हमें नहीं करना पड़ा था, इस तरह से आपने इसमें डाल दिया। सर 23 मैंने इसलिए नहीं डाला। हम 2 ऑप्शन को कंपेयर कर रहे हैं, उसको C11 को और D50 को, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बनती, कॉस्ट नहीं बनती, तो जैसे वो चैंपियन इसलिए रिस्क नहीं आती। मैंने 20 हाँ इसलिए तो नहीं डाला कि वो नहीं खरीदना पड़ेगा, वो हम कंपेयर कर रहे हैं। मैंने जैसे कन्वर्जन अल्टरनेटिव कैलकुलेट करना होता है मैंने वैसे किया है। मुझे भी इसी में कंफ्यूजन हुई थी, तो मैं जहाँ से मैंने इसमें इंटरप्रेट किया था, जब मैंने ये लाइन पढ़ी गौर से तब मुझे पता चला कि एक्चुअली C11 या कन्वर्ट हो सकता है उसमें प्रोडक्ट में जो हम बना रहे हैं D या फिर कन्वर्ट नहीं होना, C11 का मटेरियल है। हाँ हाँ, या फिर C11 की जगह हम D50 को यूज़ कर सकते हैं वो बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो ये कहना चाह रही है कि D50 कैन आल्सो बी यूज आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि वो उसके लिए ये 15 जो है ना ये डायरेक्टली हमारे पास मटेरियल पड़ा है तो उसे डायरेक्टली कन्वर्ट होना है D जिंक में, उसके लिए पता चला। अच्छा चले, जिनमें से जो नहीं गुमराह हुए ठीक है उनसे बहस ही नहीं है, जो नहीं गुमराह हुए थे उनसे तो बहस है ही नहीं, जो इसको सही पिक कर गए ठीक है शाबाश। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि इसका डाटा वैसा सा है जैसा हम किसी पड़े हुए इर्रेगुलर स्टॉक को रेलेवेंट कॉस्ट लेते हुए फैसला करते हैं कि एक स्टॉक पड़ा हुआ है और उस स्टॉक का और कोई इस्तेमाल नहीं था तो फिर हम उसको इस जॉब में यूज करने लगे हैं, तो उसका और क्या हल हो सकता था, वो हम कुर्बान कर रहे होते हैं। एक हल ये था कि हम उसको बेच देते और दूसरा हल ये था कि हम उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करते, तो उससे फायदा क्या होता कि जिस मटेरियल में कन्वर्ट करना होता वो खरीदना ना बचता, वो खरीदना बच जाता, और लेकिन ये फायदा उठाने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट करनी पड़ती। बिल्कुल जो कल किया था काम, जो इस पे नहीं कन्विंस्ड है, जो मैं आपको कंफ्यूजन कर रहा हूं, तो उनसे बहस नहीं हो रही है, तब उनको तो जरूरत ही नहीं जस्टिफाई करने की। मैं तो सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको ये बात कंफ्यूजिंग वाकई लग गई है। अगर कंफ्यूजिंग बात लगी है तो फिर इसका जवाब सुनिए। जो इस बात पे कन्विंस्ड है कि नहीं ये आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह सही होंगे, या कोई भी कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि मैं असल में जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं बहुत जरूरी है मेरे लिए वो बताना, इसलिए मैंने पॉइंट छेड़ा। जो कल वाला काम था ये वो यहां पर इसलिए नहीं होगा, या ये जो हम एनआरवी और कन्वर्जन अल्टरनेटिव को कंपेयर करते हैं वो इसलिए नहीं होगा कि हम इस पड़े हुए मटेरियल को इस जॉब पे यूज कर रहे होंगे तो कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। वो जो कुर्बान करना पड़ेगा वो हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे होते हैं, तभी हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं ना। तो इस जॉब को करने के लिए ये थोड़ी कुर्बान करना पड़ेगा, यही तो वो जॉब है। देखें, हम जब डी जिंक बनाने के लिए D50 को इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो एक एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ मटेरियल है जो रेगुलर यूज का नहीं है, उसको हमने इस जॉब पे यूज करना है। उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या लिया करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इससे और क्या फायदा लेना था वो अब कुर्बान करना पड़ेगा। तो अगर इस D50 से एक ये फायदा आ सकता होता, या फिर कोई चीज बन सकती होती, कोई और मटेरियल बन सकता होता, तो वो जो कोई और मटेरियल बन सकता होता ये वो होता, ये उसकी कुर्बानी होती, और फिर इन दोनों में से हायर को हम D50 की रेलेवेंट कॉस्ट लेते। हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए कहते कि इस जॉब की वजह से ये कुर्बानी हो जानी थी, लेकिन अब ये वाली कुर्बानी वाली ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यही तो वो जॉब है जो हम करने लगे, तो ये कुर्बानी वाली तो ऑप्शन ही कोई नहीं है।
ये बात इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि डाटा जिस तरह का है उससे फ्लो में चलते हुए स्टूडेंट से ये एक्शन हो जाना था। ऑनलाइन में मुझे यकीन है किसी ना किसी से हुआ होगा अगर उसने सवाल किया होगा तो D50 में एक पड़ा हुआ मटेरियल जो हमारे काम का नहीं है उसको जॉब पे यूज करने की रेलेवेंट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो कि हायर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है। तो कन्वर्जन वाला अल्टरनेटिव एक है ही नहीं जिसको कुर्बान करने वाले थे हम। कुर्बान करने वाली बात वो कब होती? जब उसने कोई और मटेरियल में कन्वर्ट करना होता और फिर वो मटेरियल की कुर्बानी हम कुर्बान कर रहे होते, फिर जाके हम बिल्कुल इसी तरह से D50 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते। लेकिन अब D50 का हमारे पास बस हल ही सिर्फ एक था, तो बस यही कुर्बानी, इसलिए बस यही कुर्बानी है। तो है हाँ, तो इसीलिए तो ये पॉइंट बताया है ना कि फ्लो में चलते चलते आ जानी थी बात ध्यान में। नहीं आया, अगर आपने गौर से सोच के किया है तो ठीक है, शाबाश। कभी इतनी गौर से सोचा ही नहीं था तो भी कोई मसला नहीं। तो C11, अच्छा अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो जिंदगी से डिलीट कर दें, कुछ नहीं काम है। तो फिर C11, इस जॉब पे C11 को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इसको खरीदेंगे, लेकिन जो स्टॉक में पड़े हुए हैं 5000, वो चूंकि एक अल्टरनेटिव है तो देख लेते हैं कि वो सस्ता अल्टरनेटिव बेहतर तो नहीं है। तो 12500 तो इन एनी केस खरीद लेंगे, 12500 तो इन एनी केस खरीदेंगे। बात रहेगी सिर्फ इन 5000 की। तो देख लेते हैं कि ये जो 5000 हैं, या तो ये C11 खरीद लें या D50 कोई पिघला के इसकी जगह इस्तेमाल कर लें। तो अगर D50 को इस्तेमाल करते हैं तो उसको 15 रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन साथ को कुर्बानी भी दे रहे होंगे, तो ये बेहतर है। तो इसलिए 5000 यूनिट्स 18 और 12500 तो नैनी केस खरीदने ही पड़ेंगे। ये इस C11 की रेलेवेंट कॉस्ट है जी। 5000 देखें, D50 जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। अच्छा अभी ना इस पे मैंने खैर ऑलरेडी, मुझे उम्मीद थी इतना घंटा तो लगेगा ही, लेकिन ये ऑलरेडी सवाल ही काफी रश वाला है। तो इसमें जो कुछ सवाल में है वही पूछिएगा। अभी अगर मत डालिएगा कि अगर ऐसा होता तो मगर वैसा होता, तो फिर ऐसे मत करिएगा क्योंकि फिर और रश मच जाएगा। अभी जितना इस सवाल में है बस वही पूछिएगा जो पूछना हो। 17500 चाहिए C11, लेकिन D50 भी इसके जगह यूज हो सकता है, वो बस 5 है। तो D50 यूज करें ना करें ये फैसला सिर्फ 5000 के लिए है। 12500 तो खरीदने, तो वो इंटू 20 होंगे। अब जो 5000 रह गया उसका एक हल यह है कि या तो हम C11 खरीद लें या उन पड़े हुए D50 को कोई पिघला के गर्म करके उसको हम प्रोडक्ट में यूज कर लें। अगर ऐसा किया तो 15 रुपए खर्च होगा, और चूंकि पड़ा हुआ D50 इस्तेमाल करने लगे हैं तो वो 3 कुर्बान भी करना पड़ रहा होगा। तो ये हमें D50 इस्तेमाल करना ये कॉस्ट करेगा। तो 18 और 20 में से 18 सस्ता है, इसलिए हम 18 पे जाएंगे। हाँ जी, D50 तो पड़े ही 5000 हुए ना, D50 हैं ही पड़े हुए 5000। D50 कहां से खरीदें, कितने के खरीदें? D50 हमारे पास वैसी स्टोर में कुछ फालतू चीज पड़ी हुई है, नए तो हम खरीद ही नहीं रहे, D50 नए तो मिल भी नहीं रहे। तो इसलिए बात सिर्फ इन 5000 की हो रही है। लेबर, अरे ये तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है। स्किल्ड लेबर के आर्ज निकालने के लिए लर्निंग कर्व लगेगा जो कि टोटल चाहिए 2116। लर्निंग कर्व लगा के आंसर इतना निकलेगा, राउंडिंग ऑफ फर्क हो सकता है। लर्निंग कर्व चले 21 12 21 16 21 18 जिसका जो भी है राउंडिंग ऑफ करके, इतने आवर्स स्किल्ड के चाहिए। पीछे सोल्यूशन में अगर किसी का 21 12 आ गया है, 21 13 आ गया है तो वो परेशान नहीं हो, मायूस नहीं होना, कुछ नहीं कर लेनी जाके है। 21 16 टोटल स्किल्ड वर्कर्स के आवर्स चाहिए। पिछली जॉब की वजह से हम ऑलरेडी कुछ लोगों को हायर कर चुके हुए थे,
और उनको हम ये कह चुके थे कि अगर फारिग भी बिठाएंगे तो हम फिर भी तुम्हें आधे पैसे देंगे। तो अब ये जॉब ना होती तो उन्होंने 200 घंटे फारिग बैठे होना था। तो ये लेबर का वो वाला पॉइंट आ गया कि जिसमें ऑलरेडी हायर्ड है और उनके पास उस हायर्ड टाइम में से स्पेयर अवेलेबल है और उसमें फारिग बिठा के कुछ रिड्यूस्ड रेट पे करना था, तो वो जो बाकी होता है वो रेलिवेंट होता है। तो स्पेयर अवेलेबल है 200, बाकी फिर हमें 19-16 के पूरे पैसे देके काम कराना पड़ेगा। तो इस पे पूरा 1000 रुपया लगेगा और इस पे 500 रुपये। ये स्किल्ड वर्कर्स की रेलिवेंट कॉस्ट है। हमारे पास तो सामान है, लेकिन ऑर्डर दे चुके हैं। लेकिन अगर लेबर की बात है, लेबर क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अगर कैंसिल करना चाहें तो 20% पे कैंसिल कर सकते हैं, तो उसमें हम यकीनन कैंसिल ही करने वाले थे। यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, यहाँ तो उनको बुला लिया, बस बुला लिया। जो अब ऑनवर्ड उनको पैसे देने थे, आधे देने थे, अब उनको फारिग बिठाए बगैर पूरा काम लेंगे तो पूरे पैसे दे रहे होंगे, तो आधे तो नहीं केस देने थे। अब जो बाकी पूरे करने होंगे वो रेलिवेंट है। इस जॉब की वजह से पूरे पैसे देने पड़ेंगे, वरना आधे देने थे बस। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड के 3 हल हैं। डायरेक्ट लेबर का 0.3 बता रहा हूं। सेमी स्किल्ड के टोटल चाहिए कितने? 1.5 इंटू 35 जी 5250। हमें सेमी स्किल्ड लोगों के टोटल इतने आवर्स चाहिए। अगर हम इन्हीं से काम लें तो हमें ये लोग मिल जाते हैं पर आवर 600 पे। अच्छा ठीक है, हमें इन 5250 में से 4000 अवेलेबल हैं, बाकी 1250 हमें इनसे ओवर टाइम में काम करवाना पड़ेगा। तो अगर हम स्किल्ड लोगों से, सेमी स्किल्ड लोगों से काम कराते हैं तो इतना खर्चा होगा। इस पे कोई एतराज? लेकिन अगर हम इन्हीं का काम अनस्किल्ड से करवा लें तो उसमें आगे फिर 2 हल हैं। अनस्किल्ड है तो टाइम ज्यादा लगाएंगे, 300% यानी 3 गुना। 300% मतलब 3 टाइम्स। तो उन्होंने 52-50 घंटे लगाने थे, ये इतने घंटे लगा देंगे और पैसे लेंगे 200। और एक और हल ये है कि इनके बड़े को भी साथ बुला लें तो फिर ये बेहतर काम करेंगे। तो फिर ये टाइम 3 नहीं कम लगाएंगे और इनको 200 रुपए तो देंगे और साथ जो इनका बड़ा आया होगा उसको 3 लाख रुपए भी देंगे। ये लेबर है। और वेरिएबल ओवरहेड्स चूंकि उसने सिर्फ स्किल से लिंक किए हैं तो वही जो लर्निंग कर्व से निकाले हुए हैं उन्हीं के ऊपर वो 125 रुपए लग जाएगा। जी हाँ हाँ अगर पूछे ना अभी नहीं, क्लास के बाद। अच्छा अभी क्लास के बाद। एक पेज बांटा हुआ है अभी, क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 11। ये होमवर्क है और आज चूंकि आपकी एक्स्ट्रा क्लास है तो फिर आज का होमवर्क नहीं है, फिर ये कल कर लेना होगा। है जी, एक्स्ट्रा क्लास हो गई ना तो सुननी तो है ना आपने, हो चुकी है। अच्छा ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, आपने तो कोशिश नहीं करनी थी। 87 लेक्चर हो गया हुआ है, वो सुन के आप कल आएंगे क्लास में। हैं जी, शायद हो गया अब तक, पता नहीं। ये जो भी पेज दिया है, बल्कि ये आपने अभी आज तो करना नहीं है, कल समझा दूंगा। ये रख लें, कल ये होमवर्क दूंगा। है जी, अभी तक नहीं हुआ अपलोड, चलो हो जाएगा।
कल वाले लेक्चर में मैं बता दूंगा होमवर्क ये जो पेज दिया है ना, तो फिर ये परसों डिस्कस कर लेंगे। हैं? अभी क्लास में तो बहुत हो गई क्लास में, ये अब रेलेवेंट कॉस्टिंग बस काफी है। ये जो अभी पेज दिया है बस संभाल लें इसको। ये कल की क्लास यहां पर पढ़ाते हुए होमवर्क दूंगा, तो परसों फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे, यानी लेक्चर 89 में डिस्कस कर रहे होंगे। टाइप्स ऑफ डिसीजन में मैंने नंबर 2 लिखा था, लिमिटिंग फैक्टर। ये डिसीजन मेकिंग का मेरे ख्याल में तो आसान तरीन पोर्शन ही है। बाकी सवाल मुश्किल तो कभी बन ही सकता है, लेकिन जनरली ये आसान है जी। स्पेशल ऑर्डर बस बहुत है। प्रोडक्शन करने के लिए नॉर्मली, अच्छा इन केस के सोए हुए लोग, स्पेशल ऑर्डर हो गया। मैंने शॉर्ट ये डिसीजन मेकिंग का जब टाइप्स ऑफ डिसीजन लिखे थे तो उसमें नंबर 2 लिखा था, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। ये अब उस पे आ गया, स्पेशल ऑर्डर खत्म हो गया। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? मटेरियल चाहिए। अच्छा, मटेरियल से मुराद मटेरियल की क्वांटिटी है। जब प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए तो उससे मुराद मटेरियल फिजिकल क्वांटिटी मुराद है। लेबर में क्या चाहिए? आवर्स, टाइम। और क्या चाहिए? ओवरहेड्स चाहिए। रिसोर्स क्या चाहिए? मशीनरी वगैरह चाहिए, तो मशीन आवर्स। अरे वो कोई रिसोर्स थोड़ी है, वो तो खर्चा होगा ना। इस रिसोर्स को यूज करने का खर्चा होगा। तब मैं लेबर कॉस्ट तो नहीं लिखी ना, वो तो खर्चा आएगा इस रिसोर्स को यूज करने का। तो प्रोडक्शन करने के लिए ये रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन ये रिसोर्स अन्यवा अवेलेबल नहीं हो सकते, लिमिटेड भी हो सकते हैं। और जिनको अन्यवा का नहीं पता, ब्लाइंडली अनलिमिटेड। तो जो, हाँ जी, स्केर्स, बिल्कुल ठीक। जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, अगर ये लिमिटेड है, क्यों चाहिए रिसोर्सेज? प्रोडक्शन क्यों करनी है प्रोडक्शन? गुड सेल करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम कब अराइज होगी कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए? हैं? जब प्रोडक्शन की डिमांड है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हो लेकिन डिमांड ज्यादा हो तो इसको लिमिटिंग मसला कहते हैं, लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम है ये जो रिसोर्सेज हैं। ये मैं आपको ना इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ। जो आपको खुद कहना था अपने अल्फाज में लिख लें, तो वो मैं आपको खुद ही लिख के दे रहा हूँ। ये इस टॉपिक की कहानी बता रहा हूँ। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये नॉर्मली लिमिटेड होते हैं, इसलिए अगर हम डिमांड पूरी नहीं कर पाए यार, गर्मी लग रही।
हाँ हाँ ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये लिमिटेड इन सप्लाई हो सकते हैं, जितने हमें चाहिए जरूरी नहीं मार्केट में उतने अवेलेबल हो। तो अगर मार्केट डिमांड प्रोडक्ट की पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि लिमिटेड सप्लाई इन फैक्टर्स की, तो फिर कंपनी को लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम है। इस मसले का हल देखते हैं अब। अगर बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है और जितनी डिमांड है उतने नहीं बना सकता क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो कितने बनाने चाहिए? जितनी कैपेसिटी है। तो बस सीधी सी बात है, इसमें तो सवाल ही कोई नहीं है। तो इसलिए ये कोई टेस्ट होने वाली चीज नहीं है। भाई देखें, अगर बिजनेस का एक ही प्रोडक्ट है और डिमांड ज्यादा है, लेकिन लेट्स से डिमांड 60-70 हज़ार यूनिट्स है मार्केट में, लेकिन हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, या तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है या लेबर आवर का मसला है, हम सिर्फ 40,000 यूनिट्स बना सकते हैं बस। तो कितने बनाएं? 40,000। तो उसमें तो कोई साइंस ही नहीं है जो टेस्ट हो। टेस्ट तब होगा जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते होंगे कॉमन रिसोर्स से। वही लेबर यूज होता होगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, वही मटेरियल यूज होता होगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, वही मशीन यूज होती होगी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। अब मसला है, अब क्या मसला है कि हमें फिर चूज करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट को प्रेफर करना है। ये है एग्जामिनेबल चीज। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अ लिमिटेड कॉमन रिसोर्स, तो फिर लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम का जो हल है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कहलाता है। तो आपसे एग्जामिनेबल ये है कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है जी। अरे नहीं भाई, वो क्यों कहां से आगे? ये वाला आखिरी वाला पॉइंट दोबारा सुन लें। आप को सवाल ही तब आएगा जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अगर बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो ये कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी साइंस ही नहीं है। ये तो बच्चा भी बता देगा कि कितने यूनिट्स बना लें, जितने बना सकते हैं। देखो बच्चे ने बता दिया जितने बना सकते हैं। तो सवाल, ये सवाल ही टॉपिक ही तब है पढ़ने वाला जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सवाल मोस्टली, बल्कि हमेशा ही देख के पहचाना जाएगा। यानी सवाल में कोई ऐसे कोई मसाइल नहीं है कि आपको सवाल देख के पता नहीं चले कि इस टॉपिक का सवाल। तो ये सवाल ही तब है जब बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता होगा और वो एक ही इन्हीं में से कॉमन रिसोर्स से बनता होगा, तभी इशू है। तो करना फिर ये पड़ेगा
कि हमें प्रोडक्ट की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, रैंकिंग करनी पड़ेगी कि प्रेफर किसको करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो बता देता हूं। उन स्टेप्स की प्रैक्टिस फिर अगली क्लास से शुरू होगी, है जी। हाँ, अगले 87 में इसकी प्रैक्टिस है। फिर यहां तक कहानी लिख लें, फिर मैं आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने का तरीका बताता हूं। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कौन से प्रोडक्ट बनाएं जो अच्छे लगते हैं, ताकि बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। बल्कि ये बात भी चलने लिखी देता हूं यहां, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अच्छा, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। इसकी सेल प्राइस 60 रुपए, इसकी 80 रुपए। तो कौन किसको प्रेफर करें? दो प्रोडक्ट्स हैं और हमने इनमें फैसला करना है, रैंकिंग करनी है, प्रेफर किसको करें? यानी 60 और 80 को कंपेयर नहीं कर सकते ना। सारी कॉस्ट या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स भी, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में ये बन रहे हैं, तो फिर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। चलें जी, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 40, इसकी कर लेते हैं 50। हाँ जी, क्या बात, क्या करेंगे? डिमांड देखेंगे। अच्छा चले, इसकी डिमांड 8000 यूनिट्स है, इसकी डिमांड 7000 यूनिट्स है। तो हाँ जी, अभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। मटेरियल का मसला है, लेबर का मसला है, या मशीन आर्ट्स का मसला है। आपके लेवल पे कोई एक ही होगा, क्योंकि मल्टीपल मसले हो तो उसका हल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, और वो आपके CFAP में होता था, वो वहां से भी निकल गया है। नहीं, MFA में भी नहीं है, बस नहीं है। आप वो सीखे बगैर चले जाएंगे दुनिया से, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे पढ़ लिया बस। अब ये जो आपको मशीन आर्स, लेबर आर्स, मटेरियल, लेबर आर, मशीन आर, इनमें से कोई एक ही होगा प्रॉब्लमेटिक। चले, लेबर आर है मसला, हमारे पास लेबर आर्स लिमिटेड है। तो इसका एक यूनिट बनाने के लिए जो लेबर के आर्स लगते हैं वो लगते हैं 2, और इसका एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के 4 घंटे लगते हैं। हाँ जी, अब है कॉस्ट कितनी लगती है? वही लेबर है ना, सेम लेबर है। हाँ जी, क्योंकि फैसला लेबर आर को देख के करना है, तो ये 20 और 30 कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि लेबर के 2 घंटे लगेंगे 20 कमाने के लिए, जबकि 30 कमाने के लिए 4 घंटे लग जाएंगे। तो कंपेरेबल करने के लिए हमें इस 20 और 30 की बजाय इसको कंट्रीब्यूशन पर आर करके देखना पड़ेगा। हमने फैसला ये तो बाद में करना है कि किसके यूनिट्स कितने बनाने, हमने पहला फैसला ये करना है कि किसको लेबर पहले एलोकेट करनी, यानी लेबर को पहले क्या काम कहना है करने के लिए। तो लेबर का 1 आर काम करना प्रोडक्ट बी के 10 रुपए कमा देगा, और प्रोडक्ट नहीं ए के 10 रुपए कमा देगा, और बी के। तो अब 1 आर की बात हो रही है। हाँ, अब ये कंपेरेबल है। लेबर का 1 घंटे प्रोडक्ट ए पे काम करना इतने कमा के देगा, जबकि 1 घंटा प्रोडक्ट बी पे काम करना इतना कमा के देगा। तो क्या करें? ए बनाए, तो ए प्रेफर करेंगे। कितने बनाएंगे? बनाते ही चले जाएंगे। फिर जितनी डिमांड है, जितनी हमारी मर्जी नहीं, कैपेसिटी भी नहीं, जितनी एक ही डिमांड है। क्या बात? नहीं, इतना भी फारिग बिजनेस नहीं होगा कि दूसरा बना ही ना सकते हो, इतना भी नहीं होगा फारिग। ए की डिमांड पूरी करेंगे, फिर बी की डिमांड पूरी कर लेंगे, जितने बन सके, क्योंकि डिमांड तो उसकी पूरी कर ही नहीं सकेंगे, तभी तो लिमिटिंग फैक्टर है।
तो सवाल करने में नहीं हो रही बारिश, इधर देखें इधर। सवाल करने में 2 टेबल्स बना करेंगे जो लेक्चर 87 में बन जाएंगे। स्टेप बता रहा हूं आपको, मैंने मिसाल दी थी। जो प्रॉब्लमेटिक चीज होगी, अगर लेबर का मसला है तो लेबर, मटेरियल का मसला नहीं है का मतलब है वो सफिशिएंट अवेलेबल है, मशीन आर सफिशिएंट अवेलेबल है, लेबर का मसला। इसी तरह से अगर मटेरियल का मसला होता तो बस फिर सिर्फ मटेरियल का मसला होता, लेबर आर सफिशिएंट होते, मशीन आर सफिशिएंट होते। तो जिसका मसला है उसको, ये तो सारा बैकग्राउंड हो गया, कहानी सुनाई थी। अब बता रहा हूं कि करना क्या है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना कैसे है वो बताने लगा हूं। इसके लिए 2 टेबल्स बनते हैं जो कि लेक्चर 87 में आ जाएंगे। करना क्या है वो बता रहा हूं। एक तो हम कैलकुलेट करेंगे हर प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैसे कैलकुलेट होता है? सेल प्राइस में से वेरिएबल खर्चे माइनस। पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। पहले तो हम ये करेंगे, और यही एक रिलेटिवली मुश्किल पोर्शन है। कॉस्ट की कैलकुलेशन में उलझा देगा सवाल। लेबर के आवर्स होंगे, आवर्स पर यूनिट, मटेरियल में वेस्टेज आनी शुरू हो जाएगी। लर्निंग कर्व तो नहीं आएगा क्योंकि वो पर यूनिट के कंपैरिजन में नहीं आ सकता। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ देखा जाएगा आगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट हो गया, यानी पिछले अभी मिसाल की बात करूं तो 20 रुपए और 30 रुपए कैलकुलेट हो गया। लेकिन कंपैरिजन 20 और 30 का नहीं करना, हमें इस कंट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। मैंने ये जनरल बात कर दी यहां पर, यानी अगर सवाल में लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी, लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स हैं तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, लिमिटिंग फैक्टर लेबर है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। क्या जी, यही तो बताया था अभी कि जिस रिसोर्स के कम होने की वजह से हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे वो लिमिटिंग फैक्टर है। जो फैक्टर लिमिटेड अवेलेबल है, जो मसला कर रहा है वो लिमिटिंग फैक्टर है जी। सवाल है कोई? एक बार कंट्रीब्यूशन पर आर या पर केजी कैलकुलेट हो गया तो इसकी बेस पे रैंकिंग होगी। हाँ जी, ऑन इसकी बेसिस। ये ठीक है? और अंडरस्टूड है, लेकिन मैं लिख देता हूं कि रैंकिंग हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ करनी है, यानी जो सबसे ज्यादा कमाएगा वो बेहतर है। और जब इनकी पोजीशंस तय हो जाएंगी, ये एक टेबल में ये काम होगा, फिर दूसरे टेबल में होगा कि अब ये जो इनकी पोजीशंस तय हो गई, बस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ये है कि इस रैंकिंग के मुताबिक बनाना शुरू कर दें। बनाते जाएं, फिर पहला ही बनाते जाएं, डिमांड पूरी हो गई फिर दूसरे पे आ जाए, फिर डिमांड पूरी हो गई फिर तीसरे पे आ जाए। तो जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। जब एक बना रहे होंगे तो सामने दूसरा का नहीं बना रहे होंगे तो कंडीशन लॉस तो होगी ना। हमने रैंकिंग कर ली, अब जो बेहतर है उसको काम करना शुरू कर दिया। रैंकिंग कंपेयर करके कर ली ना, तो अब जब ऑप्शंस कंपेयर कर रहे होते हैं तो एक एक करते हुए दूसरे को लॉस दिखा रहे होते हैं। नहीं, हमने कंपेयर कर लिया ना। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते जाएंगे एज पर रैंकिंग, कितना कितना डिमांड फुलफिल करने के लिए, जब तक ये लिमिटिंग फैक्टर पूरा यूज ना हो जाए। तो अब इसके बाद जो शक्ल बनी होगी कि इतने यूनिट्स इसके, इतने यूनिट्स इसके, इतने यूनिट्स इसके, वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा। वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान होगा। है जी? हाँ जी, हाँ जी। उनमें से जो लिमिटेड है, कैसे पता चलेगा क्या कौन सा लिमिटेड है? वैसे तो क्वेश्चन में 3 में से कोई एक ही नजर आ रहा होता है तो पता चल जाता है यही है, लेकिन फिर भी वो क्यों है लिमिटेड? क्यों है लिमिटिंग फैक्टर? वो कि जो जो प्रोडक्ट की जो जो डिमांड है उसके लिए जितने आर्ट्स चाहिए उतने नहीं अवेलेबल, तो उसका मतलब वो लिमिटिंग है। इन 3 में से मटेरियल, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स,
कोई एक ही होगा सवाल में, वहीं से पहचाना जाएगा कि यही लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन वो लिमिटिंग फैक्टर इनफैक्ट है इसलिए कि जितनी डिमांड क्वेश्चन में दी हुई है, अगर उतने ही सारे प्रोडक्ट्स बना लेते तो जितना उसके लिए रिसोर्स चाहिए होता उतना नहीं है अवेलेबल, तो वो लिमिटिंग है। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।